नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वास राणा और आप देख रहे हैं फाउंडेशन गुरु। और आज जो मैं आपको बताने वाला हूं वो लेक्चर है आपके ऊपर हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। क्या रिवोल्ट हुआ बेटा? आज ये लास्ट लेक्चर है इसका। इसके बाद जो होगा बेटा क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको करवाऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह है आपको सारे करवाऊंगा, ठीक है। तो जिसके लिए क्वेश्चन आंसर्स उसको लगता है कि वो खुद क्वेश्चन आंसर्स कर सकता है तो वो उस वीडियो को स्किप भी कर सकता है, कोई बात नहीं। आप अपना खुद का देखो, आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है और उसी हिसाब से आप अपना इसको क्लियर आउट कर सकते हो। ओके, चलो सबसे पहले क्वेश्चन का मतलब क्या है? हंगर। देखो, हंगर मतलब भूखमरी। एक इंसान भूखा कब रहता है? जब उसके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होती, जब उसके पास जॉब नहीं होती। अगर किसी के पास जॉब है तो क्या कभी भूखा रहेगा? नहीं रहेगा। अगर जॉब है तो आप भूखे भी नहीं रहोगे। अगर जॉब नहीं है तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी चांस देती है कि आपको हंगर हो सकती है और दिक्कतें देती है। सिंपल सी बात है, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत मेजर फैक्टर माना जाता है बेटा इसका, ठीक है, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है एक कंट्री की। और अनएम्प्लॉयमेंट क्यों होती है? जब पॉपुलेशन ग्रोथ करती है। भाई देखो, धीरे 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 जब पॉपुलेशन ग्रोथ करेगी, अगर पॉपुलेशन ज्यादा होएगी, लोग ज्यादा होएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा और बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट लोगों को कम मिलेगी। अगर आप चाहते हो एक कंट्री में एम्प्लॉयमेंट बनी रहे तो आपको क्या रहेगा? पॉपुलेशन कम होनी चाहिए। 1830 में, 1830 में इकोनॉमिक हार्डशिप आई थी यूरोप में। इकोनॉमिक हार्डशिप का मतलब क्या होता है कि इकोनॉमिकली वो देखे वो बहुत कम हो गए थे, उसकी इकोनॉमी डाउन हो गई थी। क्यों हो गई थी? ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब बढ़ गया तो और इकोनॉमी डाउन हो रही, पॉपुलेशन बढ़ गया तो उनको जॉब नहीं मिल रही। जब जॉब नहीं मिल रही, वो ढूंढ रहे, जॉब नहीं मिल रही, और देखते ही देखते 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 गरीबी वहां पर और फैलने लगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, अब सिंपल सी बात है, ध्यान से आपने ये तो समझ लिया। जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं ना एक टाउन में, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? जो प्रोड्यूस करते हैं, जो कोई भी सामान बनाते हैं। उन्होंने बड़ा कंपटीशन फेस किया, कंपटीशन हाई हो गया था तो उनके लिए बहुत दिक्कत होने लग गई थी। इंपोर्ट करने लग गए लोग, जो थे इंपोर्ट करने लग गए, मशीन्स वगैरह इंपोर्ट करने लग गए जो बाहर इंग्लैंड से इंपोर्ट करके आती थी। अब भाई एक सिंपल सी बात है, इंपोर्ट करके एक मशीन आ रही है तो सामने वाली कंट्री में तो दिक्कत देगी ना, क्योंकि आप इंपोर्ट कर रहे हो। और जब भी आप कोई चीज इंपोर्ट करते हो तो कंट्री को कहीं ना कहीं नुकसान होता है। और ये स्पेशली कहा हुआ था, टेक्सटाइल प्रोडक्शन में हुआ था। कंपटीशन बढ़ गया था भाई। कंपटीशन क्यों बढ़ गया था? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई थी। अब हुआ क्या? टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, आपको यही बात बता रहा हूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की जो मशीन थी वो बाहर से आने लगी। तो इंडिया में जो उस मशीन का काम करते थे, जो हाथ से करते थे, वो उनके पास जॉब नहीं रही। जब जॉब नहीं रही तो उनको प्रॉब्लम होने लगी। और अरिस्टोक्रेट्स जो थे वो अपनी पावर्स का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे थे। देखो ये फिगर आप देख सकते हो, बहुत एक अच्छी फिगर है जो प्राइसेस बता रहा है कि प्राइसेस इतने हाई हो रहे, इतने हाई हो रहे कि एक आम इंसान को फूड लेने के भी लिए पैसे नहीं बनते। जो एक आम नागरिक होता है वो फूड भी नहीं खरीद सकता है। पीजेंट को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उस टाइम पीरियड में। बर्डन आ जाता है भाई। बर्डन किस चीज का? क्योंकि अरिस्टोक्रेट्स अपनी पावर यूज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। फूड के प्राइसेस हाई होने लग गए। देखो एक कंट्री में बेसिक नीड क्या होती है? एक कंट्री में एक बेसिक नीड क्या होती है? वो होती है रोटी, कपड़ा, मकान, बस। ठीक है, आगे जाके आप और भी चीजें पढ़ोगे, हालांकि अभी तक आपने ये तीन चीजें पढ़नी है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और जब एक कंट्री में यही जब चीजें हमको नहीं मिलती है तो कंट्री की दिक्कत आने लगती है। 1848 उनमें से एक ईयर था जब फूड के प्राइसेस जो थे वो धीरे धीरे बढ़ गए थे, तेजी से बढ़ गए थे, सॉरी, सिंपल। ओके, फूड की शॉर्टेज होने लगी, अनएम्प्लॉयमेंट और बढ़ने लगी। मतलब ओवरऑल अगर देखें तो दिक्कत आने लगे। तो लोगों ने क्या किया? बैरिकेड्स लगाने स्टार्ट कर दिए, पुलिस वगैरह ने। बैरिकेड्स पता ही होगा आपको, एक
मतलब जो स्टॉप करता है दूसरे लोगों को इधर आने से। नेशनल असेंबली जो थी उस टाइम पीरियड की, जो रिपब्लिक थी, उन्होंने गारंटी दिया कि हर एक एडल्ट जो मेल 21 का है उसको गारंटी मिलेगा राइट टू वर्क का। जो भी इंसान 21 साल से ऊपर है उसको राइट टू वर्क का गारंटी दिया। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर एक कंट्री में राइट टू वर्क आ जाए, देखो मैं कभी कभी सोचता हूं इंडिया में भी ना ये होना चाहिए चीज। अगर आप 21 साल से ऊपर हो तो आपके पास एक राइट होता है, वैसे तो होता ही है राइट टू वर्क, आपके पास ये राइट अधिकार, आप अपना काम कर सकते हो, ठीक है। मगर काफी सारे लोग हैं आज की डेट में जो अनएम्प्लॉयड है। अनएम्प्लॉयड बहुत कारण की वजह से ही हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, मान लेते हैं अभी मैं 8th पास हूं और मेरी एज है 22 है और मैं 8th पास हूं, तो क्या कोई कंपनी मेरे को जॉब देगी? नहीं, ठीक है, अनटिल अनलेस वो छोटी मोटी ना हो, ठीक है। मगर एक जो मैं जॉब चाहता हूं, देखो सिंपल सी बात है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा निकलेगा, जितना तुम पढ़ोगे उतनी अच्छी तुमको जॉब मिलेगी, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे उतनी अच्छी तुमको जॉब मिलेगी, और ये एक्चुअल में होता है। वहां पर उन्होंने क्या किया, राइट टू वर्क दे दिया, भाई हर एक इंसान को वर्क मिल जाएगा। अब वर्क कैसे मिलेगा वो इन्होंने बात बताई नहीं, काम मिलेगा, बस सिंपल सी बात है। उन्होंने क्या किया, वर्कशॉप्स लगाने लग गए वो, जिससे एम्प्लॉयमेंट को सेटअप किया जाए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले भाई, वरना लोग अपना गुस्सा ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है। और 1845 में क्या हुआ, जो वीवर्स थे ना, सिलिसिया एक जगह है, वहां के वीवर्स ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ। कॉन्ट्रैक्टर्स के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया, क्यों? क्योंकि उनका जो सप्लाई था, रॉ मटेरियल था, वो उनको ऑर्डर जो मिलता है फिनिश टेक्सटाइल्स में, मगर रिड्यूस कर दी थी उनकी पेमेंट की वजह से उनका छोटा मोटा रिवोल्ट हो गया था। कहां पर रिवोल्ट हुआ था? ये सिलिसिया में हुआ था, ठीक है। अब एक व्यक्ति है, ये है, इनका नाम है जर्नलिस्ट है, ये जर्नलिस्ट है जो न्यूज होता है ना, नमस्कार मैं हूं विश्वास और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज या आप देख रहे हैं एनडीटीवी न्यूज। आज हम पहुंचे हैं राम घाटी पे, हम यहां पर दिखाना चाहते हैं आपको, ये कैसा लग रहा है आपको, वही जर्नलिस्ट होते हैं। तो ये एक जर्नलिस्ट है जिनका नाम है विलियम वोल्फ नाम है। क्या नाम है इनका? विलियम वोल्फ। उन्होंने जो सिलिसिया में जो हुआ था, जो रिवोल्ट वगैरह हुआ था सिलिसिया में, अभी मैंने आपको बताया ना सिलिसिया में रिवोल्ट हुआ था, इन इवेंट्स को इन्होंने व्यक्ति ने कवर किया था, ठीक है। और वर्कर्स के बारे में इन्होंने बहुत कुछ लिखा था, तो काफी सब ने किया था, मगर ये मेन माने गए हैं जिन्होंने कवर किया था उस इवेंट को अच्छे से, जिन्होंने कवर किया था। जैसे 18,000 इनहेबिटेंट्स थे, कॉटन वीवर्स जो थे वो ज्यादा ऑक्यूपेशन के लिए कर रहे थे, तो उन्होंने ये किया था, ओके। लोग जो थे बेटा इतने डेस्परेट हो गए थे जॉब के लिए कि जॉब ही नहीं थी, उनके पास जॉब ही नहीं थी। इतने सब लोगों में से एक व्यक्ति को जॉब, देखो ये फिगर क्या हमको दर्शाता है, ये यही बता रहा है कि इतने सब में से किसी एक को ही चुना जाएगा। कंपटीशन हाई है। कंपटीशन हाई क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, चाहिए एक है, वो एक कौन बनेगा यही देखा जाता है। कंपनीज में भी यही होता है, ये एक ऑनेस्टी है। आज की डेट में आप कोई भी जॉब करने चले जाओ, XYZ कोई भी, आप हमेशा देखोगे कंपटीशन बहुत हाई होगा, और उन कंपटीशन में से किसी एक व्यक्ति को चुनना पड़ेगा, और वो व्यक्ति कौन होगा बस वही देखना बाकी होता है। वो मे भी आप हो सकते हो या फिर मे भी आपके साथ वाला हो सकता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब हो चाहे वो प्राइवेट जॉब हो। लोग कहते हैं सर गवर्नमेंट जॉब मिलना मुश्किल होता है, मगर प्राइवेट तो इजीली मिल ही जाती है। नहीं भाई, एक कंपनी, मान लेते हैं एक मेरी कंपनी है भाई, XYZ मेरी कंपनी है, मैं एज अ कंपनी एक व्यक्ति को कब हायर करूंगा? भाई मैंने पैसे देने उस बंदे को जिसको मैं हायर करूंगा, मैं क्यों हायर करूं उसको? जब मेरे को लगेगा भाई वो बंदा मेरे फायदे का है तभी तो मैं उसको हायर करूंगा। अगर मेरे को लगेगा ये मेरे को नुकसान करेगा तो मैं क्यों हायर करूंगा उसको? सिंपल सी बात है। जून 4 2 बजे, दोपहर के 2 बजे एक बहुत बड़ा क्राउड वीवर्स का एमर्ज हुआ अपने घर से और मार्च करने स्टार्ट हो गए भाई, ठीक है। मेंशन की ओर चल पड़े। कॉन्ट्रैक्टर्स की डिमांड थी, उनकी हायर डिमांड क्या थी, उनकी वेजेस बढ़ाया जाए, ठीक है। देखो इतने बड़ा डिमांड उनकी रखी कि भाई उनकी बस छोटी सी, मतलब मैंने बड़ा गलती से बोल दी, छोटी सी डिमांड थी कि उनकी वेजेस को, उनके जो पैसे मिलते हैं उनको थोड़ा सा बढ़ाया जाए। तो उन्होंने क्या किया, मार्च किया और चले गए कॉन्ट्रैक्टर के उधर मेंशंस में। क्या डिमांड?
हमको भाई हायर वेजेस चाहिए, हमको हायर वेजेस चाहिए, हमको नहीं पता। सिंपल सी बात है, ठीक है। और वो उनको थ्रेट वगैरह मिलने लगे कि भाई अगर मार्च में आना तो फिर देख लियो, ठीक है। लोगों ने कॉन्ट्रैक्टर्स को धमकियां देने लगी कि भाई हमारे वो बढ़ा दे वरना हम तेरे को देख ले। सिंपल, अब तुम समझ जाओ। फोर्सली उनको क्या किया, एक ग्रुप में ने क्या किया, अ ग्रुप देम फोर्स्ड देयर वे इनटू अ हाउस, स्मैश इट्स एलिगेंट विंडो पेन्स, फर्नीचर, पॉलीकैन, तोड़ने लगे भाई, तोड़ फोड़ होने लगी। और another group broke into the storehouse and plundered its supplies of cloth which they tore the shirts। वही है, धमकी देने लग गए, तोड़ फोड़ करने लगे। और ये कहाँ नहीं होता, अगर एक अरे पीसफुली मार्च का तो तुम छोड़ो ही, पीसफुली मार्च तो होएगा ही नहीं, ठीक है। उन्होंने ये ऐसे ही होने लग गया, दिक्कतें देने लगी, थ्रेट मिलने लग गए लोगों को कि भाई जल्दी कुछ करो वरना हम ये कर लेंगे वो कर देंगे और लोगों ने किया भी। तो जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिलीज के साथ टू अ नेबरिंग विलेज, हाउएवर रिफ्यूज टू शेल्टर सच अ पर्सन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर थे और विद हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज, वो उधर गए और उनको भी वहीं से भी निकाल दी कि भाई तुम चले जाओ यहाँ से, हम तुमको अपने पास नहीं रख सकते। 24 घंटे बाद, ठीक है, ये जो थी आर्मी के पास बातें पहुंच गई और आर्मी ने अपनी कमांड वगैरह संभालनी स्टार्ट कर दी। ओके, जो उनकी आर्मी थी ना बेसिकली वो वाली वो असलियत वाली आर्मी मत समझ लेना। और 11 वीवर्स को शॉट किया गया। बस यहीं तक इनकी कहानी है। एक एक नंबर के एक क्वेश्चन आते हैं मेनली, कितने वीवर्स थे जैसे ये आपसे पूछ लेंगे। ओके, और इसमें ज्यादा वैसे क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ, मार्च कब हुई थी ये इंपॉर्टेंट है। वो मार्च के लिए कब गए थे, 4 जून 2 बजे दोपहर के। 4 जून में कहां पर गए थे, कॉन्ट्रैक्टर के पास गए थे। क्या डिमांड थी उनकी, हायर वेजेस डिमांड थी। जर्नलिस्ट का नाम क्या था, विलियम वोल्फ जर्नलिस्ट का नाम था, ठीक है। ओके, वीवर्स कहाँ के थे, सिलिसिया के थे। बस यही सारे एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ओके, बस लास्ट टॉपिक है हमारा आज की इसकी पूरा का, और इसके बाद आपका नेशनलिज्म इन यूरोप पूरा खत्म हो जाएगा। फिनिश। इसके बाद जो अब नेक्स्ट लेक्चर आपके आएगा वो आएगा आपको क्वेश्चन आंसर्स के लेकर आएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं आपको करवाऊंगा एक एक करके, तो उसको भी मिस नहीं करना। अगर आपको लगता है कि आप क्वेश्चन कैसे लिखोगे, आंसर्स कैसे लिखोगे, तो वो सारा उन 2 पार्ट्स में या फिर एक पार्ट में आपको मैं समझा दूंगा। ओके, चल। ओके, अब देखो अपना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये आता है आपका 3 मार्क्स का आता है, ये पक्का आएगा फ्रैंकफर्ट पाइलट। और सेम क्वेश्चन मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स में अभी जो इसके बाद लेक्चर आएगा उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे पुटअप किया जाता है, ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा पैरेलल टू द रिवोल्ट, बहुत सारे रिवोल्ट वगैरह हुए थे। पुअर, अनएम्प्लॉयड, जो भूखे पीजेंट्स वगैरह थे, वर्कर्स जो थे यूरोपियन कंट्रीज के, ठीक है। 1848 में 1848 में रेवोल्यूशन की बात करी गई। और ये रेवोल्यूशन किसने स्टार्ट करवाया, ये करवाया एजुकेटेड मिडिल क्लासेस के अंडर ये हुआ, रिवोल्ट वगैरह स्टार्ट हुआ। क्यों रिवोल्ट हो रहा है, अनएम्प्लॉयड को लेकर, पीजेंट्स जो भूखे मर रहे हैं उनको लेकर, ठीक है। आप ये देख सकते हो कि इतना बुरा हाल था कि इतने सारे लोग हैं वो खाने के लिए तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए तरस रहे हैं। 1848 फेब की बात है जब लोगों ने मोनार्क को हटा दिया और डिमांड करी रिपब्लिक बेस्ड की। किसकी डिमांड करी, रिपब्लिक बेस्ड की उन्होंने डिमांड करी, ठीक है। और उन्होंने बोला यूनिवर्सल मेल सफरेज होना चाहिए, मतलब यूनिवर्सल मेल वोटिंग राइट्स होने चाहिए। और मोनार्क को हटा तो भाई कुछ काम का नहीं है ये बंदा, ठीक है। ओके, अब यूरोप की अगर मैं अलग अलग कंट्रीज की बात बताऊं, देखो बहुत सारी कंट्रीज है, एक तो कंट्री है ही नहीं, फ्रांस ही तो थोड़ा ना कंट्री है, और भी बहुत सारी कंट्रीज है। जैसे अगर मैं बोलूं जर्मनी, इटली, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, हंगेरी अंपायर, जितने भी थे यहाँ पर, जितने भी मैन हो गए, वुमेन हो गए, सब लिबरल मिडिल क्लास जितने भी लोग थे ना, उन सब ने एक ही डिमांड करी। वो डिमांड क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशन विद नेशनल यूनिफिकेशन।
कि हमारे को अपना एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन अपना चाहिए, अधिकार चाहिए। हर एक कंट्री ने ये डिमांड करी, चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो पोलैंड हो, चाहे वो ऑस्ट्रियो हंगेरियन हो, हर एक ने डिमांड करी क्या, हमको अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान जो है वो चाहिए है। ओके और इन चीजों को उन्होंने पुश किया नेशन स्टेट की ओर, और कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उन्होंने डिमांड करी, हम लेके रहेंगे आजादी। ठीक है, उन्होंने डिमांड करी कि हमको जो है वो आजादी हमको चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की आजादी चाहिए, प्रेस की फ्रीडम चाहिए कि प्रेस जो है वो फ्री हो, वो आपके अंडर जो है काम ना करे। ओके अब हुआ क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं अब आपको बताने वाला हूं। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोला मैंने, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जर्मनी में। ये बात ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूं 3 मार्क्स का फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, आपके बैक एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन ये दे रखा है। ठीक है, बहुत सारे एक लार्ज नंबर में पॉलिटिकल एसोसिएशंस आए, इकट्ठा हुए, जिनमें से सारे के सारे मेनली मिडिल क्लास के लोग थे, बिजनेसमैन हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, आर्टिशियंस हो गए, वो आए, इकट्ठा हुए। कहां पर इकट्ठा हुए, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, यहां पर वो इकट्ठा हुए और उन्होंने डिसाइड किया वोट फॉर ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कहां है, जर्मनी में है। उन्होंने क्या डिमांड किया, वोट फॉर ऑल जर्मन नेशन असेंबली, कि हर कोई व्यक्ति के पास अधिकार होना चाहिए कि वो वोट दे सके, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, मैन वुमेन हो, हर एक को वोट देने का अधिकार होना चाहिए। और उसी में उन्होंने 18 मई 1848 में 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव मतलब जिनको इलेक्ट किया था, लोगों ने इलेक्ट किया था, उन्होंने मार्च किया फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट से। ठीक है, कहां, ठीक है, और वो कहां पर किया है उन्होंने, चर्च ऑफ सेंट पॉल, सेंट पॉल। अभी आपको चर्च की भी फोटो दिखा देता हूं, ये अभी करंट के चर्च की फोटो है, आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे, ये आपको दिख रही होगी चर्च की फोटो। ओके चलो, उन्होंने ड्राफ्ट किया जर्मन के लिए, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया एक नेशन के लिए, जो कि होगा किससे हेड हुआ, मतलब किसने हेड किया, ये मोनार्क के, वहां के मोनार्क ने किया, जो उसने बोला कि आज की डेट में अब पार्लियामेंट आ जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, एक राजा था जिसका नाम था फ्राइडरिच विलियम फोर। ध्यान से सुनना बेटा, राजा का नाम क्या है, फ्राइडरिच विलियम फोर, ये राजा का नाम है। ओके, ये उसने क्या किया, कहां का राजा है, ये प्रूशिया का राजा है। उसने रिजेक्ट कर दिया, वो कहता मैं रिजेक्ट करता हूं, एंड जॉइन द मोनार्क्स टू अपोज द इलेक्टेड असेंबली। भाई सिंपल सी बात है भाई, थोड़ा सा समझो, ये राजा अपोज क्यों कर रहा है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को। भाई देखो सिंपल सी बात है, अगर राजा अपोज नहीं करेगा तो कौन अपोज करेगा, राजा ने अपोज क्यों किया, ऑब्वियस सी बात है, राजा थोड़ा ना चाहता है कि वहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली बने, तभी तो वो बंदा अपोज करेगा। ये क्यों अपोज करेगा, क्योंकि अगर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बनी, बंदे की पावर खत्म, फिनिश, इसलिए इस बंदे ने अपोज किया हुआ था। ठीक है, और जो ऑपोजिशन थे, जो अरिस्टोक्रेट्स के, मिलिट्री जो वो थे, वो स्ट्रांग बन रहे थे। ठीक है, सोशल बेसिस पार्लियामेंट की तरफ से, कि लोगों का सपोर्ट उनको मिल रहा था, लोगों को क्या था, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को क्या था, लोगों का सपोर्ट मिल रहा था उनको, देखते ही देखते उनको लोगों का सपोर्ट मिला, एंड वो काफी सारा आगे भी बने। ठीक है, ओके, पार्लियामेंट जो डोमिनेट करता था, उसने किसने किया, मिडिल क्लास के लोगों ने, जिनकी डिमांड एक ही थी। ठीक है, डिमांड ऑफ वर्कर एंड आर्टिशियंस, इनकी जॉब जो है उनको लेकर डिमांड उन्होंने करी थी। ठीक है, इनकी जॉब फिक्स हो, इनको प्रॉपर सैलरी बेसिस में वेजेस जो है इनको थोड़ी सी इंप्रूव करें, वर्किंग कंडीशंस इनकी इंप्रूव हो, इस चीज की जो थे मिडिल क्लास के लोग उन्होंने डिमांड करी थी। और मिडिल क्लास की एक और डिमांड थी कि जो अरिस्टोक्रेट्स का जो अधिकार होता है, जो मतलब अपना रूल चलाता है, डोमिनेट करता है, वो ना करे। ठीक है, ओके, एंड में क्या हुआ, जो ट्रूप्स थी उसको क्या बोला गया, असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। इस इशू को जो था पॉलिटिकल राइट्स को, वुमेन जो था वो एक कंट्रोवर्शियल बना दिया। ठीक है,
एक लिबरल मूवमेंट देखकर। लिबरल मूवमेंट चला, इसका नाम ही लिबरल मूवमेंट रखा, जिसमें काफी सारे नंबर ऑफ वुमेन जो थी पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट पे। तो आप देख सकते हो कि वुमेन का पार्टिसिपेशन लेवल भी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया था। वुमेन का पार्टिसिपेशन लेवल इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा बढ़ गया था सपोर्ट के लिए। उन्होंने अपना खुद का एक पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दिया। महिलाओं ने इतना पार्टिसिपेशन लेवल बना कि उन्होंने अपना खुद का एक अलग पॉलिटिकल एसोसिएशन बना दिया, ठीक है। न्यूज़पेपर्स और पॉलिटिकल मीटिंग्स वगैरह रखने रखे, सो दैट कैसे इनको हटाया जाए उसके बारे में, ओके। कैसे इलेक्शंस को करा जाए, कि इलेक्शन से भी तो करवाना है। मेन तो मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा यही है कि इलेक्शंस कैसे करवाए जाए, बस, ओके। तो यही था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में मेन। अब हम थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं इसमें क्लियरली कि क्या क्या हमने उसमें और पढ़ा, ओके। जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट जो था उन्होंने कन्वेंट किया, कहां पर, चर्च ऑफ सेंट पॉल में। जो महिलाएं थी उन्होंने एडमिट किया कि ऑब्जर्वर जो है वो विजिटर गैलरीज में ही खड़े होंगे। जो मतलब जो कुछ नहीं बोलते, वो जो ऑब्जर्वर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं, ठीक है। वो बस विजिटर गैलरी, ऊपर एक गैलरी होती है, आपने अभी मैंने आपको दिखाया भी था, वो वहां पर खड़े रहेंगे बस, स्टैंड इन द विजिटर गैलरी, ओके। और कंजर्वेटिव फोर्स को, थ्रू कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट। सिंपल सी बात है, आपको मैंने पहले भी बोला था, जो कंजर्वेटिव्स होते हैं एंड जो लिबरल्स होते हैं, इनकी आपस में कभी नहीं बनती। तो कंजर्वेटिव ने फोर्स किया, सप्रेस करने लगे वो लिबरल मूवमेंट को। कहते हैं 1848 में कि ये लिबरल्स जो कर रहे हैं वो बेकार है, इससे अच्छा आप ओल्ड ऑर्डर ही लाओ। और ओल्ड ऑर्डर से मतलब क्या है, मोनार्क को लाओ। लिबरल्स क्या कह रहे हैं, रिपब्लिक लाओ, और कंजर्वेटिव्स क्या कह रहे हैं, मोनार्क को लाओ। मोनार्क्स वर द बिगिनिंग टू रिलीज दैट द साइकिल्स ऑफ रेवोल्यूशन, ठीक है। एंड बाद में क्या हुआ, लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरीज आए, उन्होंने अपने पॉइंट्स रखे कि हमको लिबरल्स की बात क्यों माननी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सही है, कंजर्वेटिव सही है कि मोनार्क वगैरह सही है सिस्टम, या फिर लिबरल सही है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। और 1848 के बाद क्या हुआ, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थे, सेंट्रल हो गए, ईस्टर्न यूरोपियंस हो गए, उन्होंने चेंज लाने की कोशिश करी, जिससे जो मूवमेंट्स वगैरह चल रहे हैं वो थोड़े डाउन हो जाए। चेंज लाना बहुत इंपॉर्टेंट था कंट्री में, कि देखो अगर चेंज नहीं आएगा तो मूवमेंट्स जो थे और फैलते रहेंगे और आगे जाके उन्हीं को ही जो है नुकसान होने लग जाएगा, ओके। उन्होंने क्या किया, लेबर को जो था एबॉलिश कर दिया, हैब्सबर्ग एंड डोमिनेंस इन रशिया। एंड जो हैब्सबर्ग रूलर से उनको ग्रांटेड किया गया मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस, कब, 1867 में, ओके। ये लिबरल यूथ मूवमेंट देखो आप, कनाडा, फ्रांस एंड एवरेज डेमोक्रेटिक, बस इतना ही है। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे, ठीक है। यूनिफिकेशन में आपको करवा चुका हूं, जर्मनी यूनिफिकेशन हो चुकी है आपकी, इटली यूनिफिकेशन हो चुकी है, और ब्रिटेन की भी यूनिफिकेशन हो चुकी है आपकी। पिछले लेक्चर्स में आपको मैंने पहले भी बता दिया था, इंपॉर्टेंट है ब्रिटेन की यूनिफिकेशन भी, ओके। विजुअलाइजेशन हमने करवा दिया है आपको, ये मैंने जर्मनी के बारे में बता दिया है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेशनल इंपीरियलिज्म मैंने बता दिया। बाल्कन थ्योरी कैसे होती है, बाल्कन थ्योरी 5 नंबर की आती है, इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आती है भाई, पहले मैंने आपको बता दूं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मगर ये अभी नहीं करवाऊंगा, ये मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, सो दैट अगर जिसको नहीं देखना है क्वेश्चन आंसर्स, वो उस वीडियोस को स्किप भी कर सकता है, ठीक है, ओके। चलो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर समझ में आया होगा, आपकी बुद्धि में डला होगा। एंड चैप्टर कैसा लगा आपको, इंटरेस्टिंग लगा या फिर बोरिंग लगा या फिर ठीक ठीक लगा, आप रेट करके जरूर बताना, ठीक है। आप क्वेश्चन देखो या ना देखो, मगर रेटिंग जरूर देना कमेंट सेक्शन में कि 10 में से आपको ये कितना लगा अच्छा। अगर 10 में से 10 अच्छा लगा, इंटरेस्टिंग की बात करो, अच्छा नहीं इंटरेस्टिंग की बात करो, कि आपको कितना इंटरेस्टिंग लगा ये चैप्टर, क्या 10 में से 10 इंटरेस्टिंग लगा, 10 में से 9 इंटरेस्टिंग लगा, 8 इंटरेस्टिंग लगा, 7 लगा, 0 लगा, या फिर नेगेटिव में भी दे सकते हो। अब मैं नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, इतना भी बोरिंग चैप्टर नहीं है। अगर बोरिंग लगा तो 0 1 2, अगर इंटरेस्टिंग लगा तो 10, ठीक है। अब आपके ऊपर है आपको कैसा लगा ये चैप्टर, बस। चलो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, सी यू बच्चों, जय हिंद
जय भारत। बाय बच्चों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।